तो बैंक का जो लोन हुआ वो उसी के कारण से जो पहला पोली हाउस में हमारे को 4 महीने में ही 13-13.5 लाख रुपए की पहली फसल मिल गई। तो फिर तो हमारे वो पंख लग गए कि हम रुकने का नामो निशान ही नहीं रहा। और मेरे देखा देखी मेरे नक्शे कदम पे हमारा पूरा गांव धीरे धीरे आज ये कंडीशन है कि यहाँ तकरीबन 350 के लगभग अनुदान से बने हुए हैं और 150 से 200 पोली हाउस बिगर अनुदान जो 1 एकड़ से अगर कोई किसान करना चाहे तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें 10 से 15 लाख रुपए आसानी से कमा पाओगे। अगर इतना पैसा तो बाहर ओपन की 50 बीघे ज़मीन में भी नहीं मिल पाएगा। जी। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने राजस्थान के एक गांव में इजरायली तकनीक से पॉली हाउस में अपने यहाँ पर सब्जियों की खेती की शुरुआत करी और धीरे धीरे पूरे गाँव को इजराइल में बदल डाला। इन्होंने बारिश के पानी को अपने द्वारा तालाब में इकट्ठा करते हैं और उससे ड्रिप विधि के द्वारा अपने पॉली हाउस में लगी सब्जियों की सिंचाई करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं खेमाराम जी से और जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैंने सुना है यहाँ पानी की बहुत किल्लत है राजस्थान में और आपने इसको एक इजराइल बना दिया गाँव को। तो कैसे आपकी यात्रा रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मैं खेमाराम चौधरी। राजस्थान बिल्कुल बैकवर्ड पानी के मामले में ना के बराबर होता है। यहाँ पीने की भी समस्या होती है, परंतु तकनीक आधारित संरक्षित खेती की बदौलत ही आज इस क्षेत्र को एक मिनी इजराइल का रूप दिया गया है। ये सारा का सारा पहले हम भी परंपरागत खेती करते थे, परंतु परंपरागत खेती करते हुए ही हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बोला कि आप कुछ तकनीकी में घुसो जो विदेशों में हो रही है। और संजोग से 2012 में भारत सरकार ने मेरे को एक ग्रुप गया था इजराइल, उसमें मेरे को भी चयनित किया था और मैं भी वहाँ गया। वहाँ 15 रोज़ तक हमने जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती से लेकर के पानी को इकट्ठा करने से लेकर के सारी तकनीकियों के बारे में वहाँ जानकारी दी। वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में वापस देश लौटने के बाद में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हमारे को बोला कि आप भी इस तकनीकी में अपनाओ। तो हम डर रहे थे कि जो वहाँ जो हमारे को पैदावार बता रहे थे वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि 1 एकड़ में वहाँ 20 से 25 लाख रुपए की इनकम बता रहे थे। तो हम भी तो परंपरागत खेती कर रहे, तो हमारे वो जच नहीं रही थी। तो फिर हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आप 1-2 लगा करके देखो, अगर प्रॉफिट रहा तो आप आगे और करना, नहीं तो आप है वहाँ का वहाँ रुक जाना। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों के कहने से हमारा पहला लोन हुआ और उस लोन होने के कारण से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा उस टाइम पर हमारे को लोन नहीं करती तो आज ये मिनी इजराइल भी उभर करके नहीं आता। क्योंकि बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है और बैंक से जो हमारे को ऋण मिला उसको हम टाइम से चुकता किया। क्योंकि ये तकनीकी वहाँ जब हमने देखी तो हमारे को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु यहाँ हमने आकर के अपनाई और इसमें जो पैसा मिला उसके बाद में हमारे को बहुत बड़ा विश्वास हुआ कि इस तकनीकी में तो बहुत अच्छा पैसा है। चौधरी साहब, जो वहाँ उत्पादन था यहाँ भी वही हुआ आके? वहाँ जो बता रहे थे उससे भी हमने यहाँ कई किसानों ने ज़्यादा उत्पादन ले लिया, क्योंकि वहाँ कुछ अपने हिंदुस्तान से भी क्लाइमेट अलग है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, ह्यूमिडिटी का प्रकोप ज़्यादा है, समुद्री एरिया पास में होने के कारण से वहाँ भी कई परिस्थितियाँ आती है। परंतु वहाँ तकनीकी और टेक्नोलॉजी दोनों का बहुत बड़ा उपयोग कर रखा है। वहाँ जो भी खेती हो रही है वो एक ग्रुप में हो रही है, ऐसे नहीं है कि हर खेती एक अलग स्टाइल और अलग ग्रुप के अंदर होती है, जिससे वो बीमारियों को कंट्रोल करने में वहाँ के लोगों के लिए आसानी होती है। चौधरी साहब, जो आपकी शुरुआत रही, जो आपका पहला पॉली हाउस मिला, बैंक ने कितना लोन दिया था और किस तरह से आपने वो शुरुआत करी? शुरू में किसान के लिए ज़्यादातर पहले 50-60 हज़ार से लेकर के लाख रुपए तक का लोन ही दिया जाता था। किसान की इतनी कैटेगरी मानते थे, परंतु इसमें 10 लाख के लगभग किसान को लोन लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये 40 लाख की कॉस्ट का 1 एकड़ में पॉली हाउस लगता था। तो हमारे को 40 लाख का तो बहुत बड़ा सपना था, परंतु हमारे 10 लाख रुपए जो इस पे अनुदान 75% अनुदान था,
10 लाख रुपए लगने थे तो वो भी हमारे पास में नहीं थे। तो बैंक का जो लोन हुआ वो उसी के कारण से आज हम ये जो पहला पोली हाउस में हमारे को 4 महीने में ही 13-13.5 लाख रुपए की पहली फसल मिल गई। तो फिर तो हमारे वो पंख लग गए कि हम रुकने का नामो निशान ही नहीं रहा। और मेरे देखा देखी मेरे नक्शे कदम पे हमारा पूरा गांव धीरे धीरे आज ये कंडीशन है कि यहाँ तकरीबन 350 के लगभग अनुदान से बने हुए हैं और 150 से 200 पोली हाउस बिगर अनुदान जो पैसे वाले लोगों ने लगा लिया परंतु इसमें मायूस हो गए, वो उन्होंने वापस सेल कर दिया। और उस सेल को सारा का सारा हम किसानों ने वहाँ से ख़रीद करके हमारे इस मिनी इजराइल में सारे किसान लगा करके बहुत अच्छा पैसा ले रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। हमारे राजस्थान में बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था, टीले थे, पानी नहीं था। पानी नहीं होने के कारण आज ये मिनी इजराइल बना। वो आप सबके लिए एक लगता होगा नई चीज़ परंतु हकीकत में ये करके दिखाया है। और ये सब किसान लोगों की या हमारे गांव के सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। चौधरी साहब, मैं देख रहा हूँ आपने ये तालाब बनाया हुआ है, पानी पॉलीथीन लगा के संरक्षित किया हुआ है, ये कैसे किया? हमने इजराइल में जो बरसात का पानी इकट्ठा करते थे तो वहाँ बड़े बड़े फार्म पॉन्ड बना रखे थे। वो ये योजना हमारे हिंदुस्तान में भी थी परंतु ये गाँवों में प्रचलन नहीं थी और जो प्रचलन में थी वो उसका सदुपयोग सही समय पे या सही टाइम से नहीं ले रहे थे। तो ये तकनीकी के साथ में जैसे पोली हाउस के छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए हमने फार्म पॉन्ड बनाया और जो एवरेज बरसात होती है उसी से हमारे ये पॉन्ड सारे के सारे भर जाते हैं और इसी पानी को हम बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से हमारे पोली हाउस के अंदर सिंचाई के काम में लेते हैं। तो हमारे जो एवरेज बरसात होती है उसी से हमारे ये पोली हाउस में 2 फसल आराम से हो जाती है। ना हमारे को कोई कुएं की ज़रूरत है, ना हमारे को कोई ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो हमारे यहाँ पानी है ही नहीं और कुछ है भी तो वो ख़राब है, वो हमारे फसल के लायक पानी नहीं है। मैं देख रहा हूँ इसमें आपने ये पौध लगाई हुई है, ये कौन सी फसल है ये आपकी? ये अभी हमारे ज़्यादातर इस संरक्षित खेती में पोली हाउस और नेट हाउस में खीरा ही सक्सेस हुआ है परंतु अब इस साल से हमने ये शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, बड़ा टमाटर, कुछ बैंगन अलग वैरायटी जो विदेशों में हो रही है वो भी अभी हम स्टार्ट किया है। क्योंकि खीरा ही खीरा रेगुलर लगाने से कुछ हमारे इंसेक्ट का कंट्रोल भी ना के बरोबर हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो जो चारों तरफ हमने ये चिपक कार्ड लगा रखे हैं तो ये चिपक कार्ड के कारण ही हमारा जो इंसेक्ट है वो मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो राजस्थान के किसानों के अलावा अगर हिंदुस्तान के सभी प्रदेश के किसान अगर इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती में घुस पाओगे तो ही बहुत अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा जो परंपरागत खेती कर रहे थे तो वो तो हम भी कर रहे थे परंतु हमारे भी मेरे हिसाब से वो तकनीकी नहीं अपनाते तो जो और किसान कर रहे हैं वही हम करते। चौधरी साहब, 1 एकड़ में जैसे आप खीरा लगाते हैं कितने महीने वो चलता है और लगभग 1 एकड़ में कितने का खीरा हो जाता है वो? 1 एकड़ में खीरा लगाने के बीज लगाने के बाद में 1 महीने में वो फसल चालू हो जाती है और 3 से 4 महीने उसकी तुड़ाई होती है। एवरेज वज़न उसका निकल जाता है कम से कम 40 टन से लेकर के 70 टन वज़न तक निकलता है। तो वो एक फसल होती है। अगर हम 2 फसल जोड़े 1 एकड़ की तो 2 फसल के हिसाब से 80 टन से लेकर के 120 टन तक खीरा निकल जाता है और एवरेज बाज़ार कम से कम हमारे को 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 रुपये किलो का मिलता है। तो उसमें जैसे 1 एकड़ में अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसमें दोनों एवरेज फसल का खीरा 20 से 25 लाख रुपए के लगभग निकलता है। और उसमें से हमारे जो बटाई पे जो काम करने वाले हैं 1/4 हिस्सा तो हम उनको देते हैं, कुछ हमारे खर्चा लग जाता है। परंतु 1 एकड़ से अगर कोई किसान करना चाहे तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें 10 से 15 लाख रुपए आसानी से कमा पाओगे। अगर इतना पैसा तो बाहर ओपन की 50 बीघे ज़मीन में भी नहीं मिल पाएगा जी। मतलब 1 साल में 10 से 15 लाख आपको प्रॉफिट होगा सारे खर्चे और हाँ, लेबर पूरा खर्चा निकालने के बाद में 10 से 15 लाख रुपए नेट प्रॉफिट होगा। और वो इस मिनी इजराइल के सभी किसानों को मिल रहा है। कभी कभार तो ज़्यादा भी मिल जाता है परंतु कभी कभार जैसे कोरोना के टाइम पर हमारे को कम भी मिला
तो ये तो खेती है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पर किसान गन्ना गेहूँ के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक दो पॉली हाउस किसी ने लगाए हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ वो चला नहीं पाए। सब्सिडी के चक्कर में उन्होंने लगा तो लिए, लेकिन वो पन्नियाँ फटी हुई हैं और वो नहीं कर रहे हैं। तो एक संदेश दीजिए, आप भी तो कर रहे हैं, आपका अनुसरण करके आपके पूरे गाँव को इजराइल बना दिया किसानों ने। तो वो लोग क्या करें जिन लोगों ने किए और आधे अधूरे मन से किए? थोड़ा सा मैसेज दीजिए आप। वो सच्चाई ये है कि जो किसान आपके पोली हाउस नेट हाउस लगाया, वो या तो वो वीआईपी या पैसे वालों लोगों ने लगाया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर किसान जो गरीब किसान थे, उनका सपना था कि कभी हम लाखों रुपए देख पाएंगे। तो उन किसानों के ये संरक्षित खेती आने से उन्होंने पैसा देखा, और पैसा देखने से एक दूसरे को देख करके इसमें घुसते गए और आगे से आगे बढ़ते गए। आपके एरिया की जो किसान गन्ना और धान में फंसे हुए हैं, वो भी अगर इस तकनीकी को अपना करके, क्योंकि उनको एक तो विश्वास नहीं है, तो वो आकर के यहाँ विश्वास ले कि यहाँ के किसान जब बिल्कुल बैकवर्ड एरिया राजस्थान सर के एरिया में कर रहे हैं, पानी नहीं है, अच्छी ज़मीन नहीं है, आपके पानी बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छी ज़मीन है, फिर भी वो तकनीक आधारित संरक्षित खेती में नहीं घुस रहे हैं, तो वो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि देश के सभी किसानों को इसकी ज़रूरत है, और इसी में घुसने से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है। नहीं तो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उसमें तो हमारे भी बुजुर्ग वही गरीबी देख रहे थे। आज हम भी अगर इस तकनीकी में नहीं घुसते तो हम भी वही गरीबी देखते। साहब, आपने इतने सारे पैनल लगाए हुए हैं सोलर के, ये कैसे संभव हुआ? ये जब हम तकनीक आधारित संरक्षित खेती चालू किया, तब सरकार ने हमारे को सोलर पे अनुदान दिया और ये कहा कि आपको बिजली का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये भारत सरकार की पहल थी, और कुछ किसानों के हमारे से पहले भी लग चुकी थी। हमारे को इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती में गर्मियों में ऑफ सीजन में इसको मेंटेन करने के लिए सोलर की सख्त आवश्यकता थी। तो उसी टाइम से जिस प्रकार से हम 2012 में इस तकनीकी में घुसे, उसी टाइम पर ये सोलर उपलब्ध थी। तो भारत सरकार की बहुत अच्छी देन थी कि ये अगर सोलर नहीं आती तो मेरे हिसाब से ये जो तकनीकी जितनी सक्सेस हुई है उतनी सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि एक दूसरे का ये जोड़ बना है। अगर सोलर और संरक्षित खेती दोनों नहीं होते तो भी ये उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कट सकती है। तो वो कट के कारण हमारा जो बहुत बड़ा नुकसान होता, या फिर डीजल पंप से खर्चा बढ़ जाता, तो उनकी निजात पाने के लिए जो हमारे सोलर पैनल दिया, उस हम आज़ाद हो गए। जैसे हम एक तरह से जब चाहे तब हम पानी दे सकते हैं, तब चाहे हम पोघर चला सकते हैं, तब चाहे तब हम ऊपर के टॉप के फंवारे चला करके इसको क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लाइट पे निर्भर रहेंगे तो लाइट का भरोसा नहीं, कभी भी कट सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कोई बिल भी नहीं भरना आपने? कोई बिल की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा मेरे छत के ऊपर बहुत बड़ा बैटरी बैकअप भी है। छत के ऊपर पूरे के ऊपर मेरे सोलर प्लेट हैं। मेरे पूरे घर का लोड भी सोलर से ही चलता है। हमारे जो भी काम पूरा का पूरा पानी देने से लेकर के ट्यूबवेल से पानी निकालने तक सारा का सारा काम सोलर से ही होता है। दर्शकों, खेमाराम जी ने पानी के संरक्षण और तकनीक आधारित खेती और सोलर सिस्टम के बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय भारत।